आपने देखा होगा कि काफी समय से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बहुत एक्टिव हैं, इतनी कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होकर सामने आए कई स्कैम्स में एलिजिडली इन्वॉल्व पॉलिटिकल लीडर्स और चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर रही है। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से कई पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स ने ये बार बार कहा है कि रूलिंग पार्टी इन एजेंसीज का यूज करके आने वाले इलेक्शन में जीत हासिल करना चाहती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वहां जिस लॉ के बारे में बात हो रही है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये एक्ट इतना फेमस हो चुका है कि आप कोई भी हेडलाइन अगर पढ़ेंगे तो इसके बारे में ही जानेंगे। तो ऐसी ही एक और डिस्कशन जहां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में डिटेल में बात की गई है, इसके मिसयूज को समझा गया है और ये भी कहा गया है कि ये इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के लिए एक थ्रेट है। कैसे? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आइए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के एक डिस्कशन सेशन की ओर बढ़ते हैं, जो उन्होंने यंग लॉयर्स अर्शदीप सिंह खुराना, आदित्य सुब्रमण्यम और मुदित जैन के साथ किया है। पीएमएलए कितना डेंजरस है और आने वाले वक्त में कैसे ये पोटा और टाडा में बदल सकता है, इसी के बारे में चर्चा करते हुए डिस्कशन की गई है। डिस्कशन की शुरुआत में कपिल सिब्बल और बाकी लॉयर्स को पीएमएलए के बेसिक्स और उसके सेक्शंस के बारे में बात करते हुए सुना गया। जैसे कि उन्होंने सेक्शन 50 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को डिस्कस करते हुए बताया कि अगर कोई भी एक्यूज्ड जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसको इस सेक्शन के अंडर बुलाया जाए और वह अगर कोई बयान दे दे तो उस बयान का उपयोग उसके खिलाफ भी हो सकता है। इससे भी बड़ी बात जिसके बारे में चर्चा की गई वो ये है कि पीएमएलए के अंडर ECIR रिपोर्ट होती है। ये नॉर्मल FIR की तरह ही होती है, लेकिन अनलाइक IPC एंड CRPC यहाँ ना तो एक्यूज्ड को ECIR की कॉपी प्रोवाइड की जाती है और ना ही आपको पता होता है कि आपको पूछताछ के लिए किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, एज अ विटनेस और एज अ एक्यूज्ड, और आपके दिए स्टेटमेंट्स भी आप ही के खिलाफ यूज हो सकते हैं। इसी बीच एडवोकेट आदित्य ने एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी अपने इनपुट्स ऐड किए। अब तो आगे बात चलेगी, लेकिन ये जो समन्स आते हैं, किसी को 1, 2, 3, 4, 5 समन्स आए, उन्होंने 5 बार अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाते हैं वो ऑन ओथ होते हैं और उनमें कोई भी पृष्ठ नंबर नहीं होता है एज अ डेली डायरी। तो वो भी एक परेशानी की चीज़ हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने 3 ऐसे स्टेटमेंट दिए पहले बुलाए जाने पर। लेकिन दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीजर को बहाल रखा है। उन्होंने कहा है कि जो ECIR है इसकी जानकारी ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुप्रीम कोर्ट का विजय मदन लाल चौधरी का फैसला है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो ये भी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस कन्वर्सेशन में ये समझ आ रहा है कि कैसे पीएमएलए के अंडर अगर कोई मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे और कंप्लेंट फाइल होने पर ईडी उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक उठाकर कंप्लेंट में अटैच कर दे और बाकी के छोड़ दे, तो इससे सारी जानकारी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। इसी के बाद जो एक और प्रॉब्लम ऐसा होने से फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में एडवोकेट अर्शदीप सिंह ने बात की। उन्होंने क्या कहा है ये आप खुद ही सुन लीजिए। हम जब बेल लेने जाते हैं कोर्ट में, और आपको भी पता है कि इसमें एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है जिसके बारे में आप बेल के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, बट जब बयान नहीं होते सर मेरे पास तो मेरे को ये बेल लेने में भी दिक्कत आती है। और बेल का स्टेज चार्ज की स्टेज से बहुत पहले का स्टेज है। तो मैं बहुत बारी ये सिचुएशन आती है कि हम कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे रिलाई करना चाहते हैं बेल के लिए, बट वो स्टेटमेंट कंप्लेंट के साथ लगी नहीं होती, तो हमें बहुत दिक्कत आती है उसमें। तो फिर अगर आप याचिका डालते हो कोर्ट में कि साहब बयान हमें दिखाई देने चाहिए, तो वो कहते हैं वो नहीं दिखाएंगे, कोर्ट से नहीं दिखाना। सर ये मुद्दा भी चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, हाई कोर्ट में भी इशू चल रहा है कि जैसा कि इनको अनरिलाइड स्टेटमेंट्स कहा जाता है कि वेदर दिस स्टेटमेंट शुड बी गिवन और नॉट। ये इशू अभी कोर्ट डिटरमिन कर रही है। कुछ टाइम तक पिछले 8-10 साल में जो लॉ था उसमें मिल रही थी, अब एक फिर जजमेंट आई, उसके बाद में ईडी ने स्टैंड लिया है कि ये स्टेटमेंट्स नहीं दी जाएगी। जो भी अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट है वो ईडी का स्टैंड है कि चार्ज के बाद ही। इसी में आगे ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं कि जहां एक तरफ CRPC एक प्रोसीजरल कोड है, पीएमएलए में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। सो सी हाउ अ पर्सन्स राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। तो इस पे एडवोकेट अर्शदीप फिर से कहते हुए दिखाई देते हैं, ये ऐसा प्रोविजन है जो हमारे पहले टाडा पोटा इन लॉज का प्रोविजन था। तो ये पीएमएलए वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स है इकोनॉमिक ऑफेंसेस की जहाँ पे प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया। प्रोविजन कहता है नॉर्मल बेल प्रोविजन, अगर आप IPC के ऑफेंसेस में बेल लेने जाते हैं तो नंबर 1 ओनर्स हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है। पीएमएलए में इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। बेल की स्टेज पे जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो
तो मुझे कोर्ट को दिखाना है कि आई एम नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। जैसे जैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ी तो कपिल सिब्बल ने यंग लॉयर से ईडी द्वारा की गई इंटेरोगेशन के बारे में पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि वो एक्यूज्ड पर प्रेशर बना के स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो इस पे एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जब भी क्वेश्चनिंग हो तो सीसीटीवी कैमरा के दायरे में हो, लेकिन वो फेक भी किया जा सकता है, एज ईडी कैन मेक प्रेशर बाय सेइंग समथिंग स्माइलिंगली ऑल्सो। और माइक्स के ना होने की वजह से ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या बात हुई। पीएमएलए के अंडर इन दिए गए स्टेटमेंट्स की क्या कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जब इस बात पर चर्चा हुई तो कुछ ऐसा सुनने में आया। और ये जो सवालात पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं इंटेरोगेशन के द्वारा, क्या उसकी कॉपी आपको दी जाती है? नहीं सर। वो क्यों नहीं? अगर आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनका उत्तर देते हैं तो कानून के अंतर्गत ये तो सही होना चाहिए कि आप सवाल पूछते हो, मैंने जवाब दिया, उसकी कॉपी तो मुझे मिलनी चाहिए। सर कॉपी क्या, हमें वो नोट भी नहीं करने देते हैं। आपने क्या चीज़ पूछी है वो नोट भी नहीं करने देते हैं। सो अगर किसी से 20 पेज का बयान दिया है तो वो बाहर आके ये याद भी नहीं कर सकता कि 20 पेज में मैंने किस किस चीज़ का बयान दिया। बट ये क्यों नहीं देते? आपको बता दूं कि पीएमएलए में ओवर द टाइम काफी अमेंडमेंट्स हुए थे। ऐसे ही एक अमेंडमेंट में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच का डिफरेंस भी खत्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी केसेस में प्रॉब्लम आती है। अब इस अंतर के ना रहने की वजह से कई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पीएमएलए में एक अमेंडमेंट हुई, संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत जो अंतर है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग का, वो खत्म कर दिया गया। मतलब अब सेम, इसलिए आप कह रहे हो कि वो सेम ट्रांजैक्शन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून में संशोधन लाया गया, वो जो आज के दिन चैलेंज हुआ है और जिसका फैसला अभी नहीं हुआ। हाँ, तो फिर मतलब जैसे ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आप अक्यूज्ड हो, आप आरोपी हो, तो आप तो नेचुरली पीएमएलए में आरोपी हो और आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। पहले क्या था सर लॉ कि प्रोजेक्शन या क्लेमिंग एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट था ऑफेंस का, वही लॉन्ड्रिंग है। पैसा आपने जनरेट किया शेड्यूल ऑफेंस से, आप अपने घर लेके आगे, मतलब कि 420 में किसी को 420 में आपने चीट किया, 100 रुपए आपने उसमें से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट हो गए। करेक्ट। उस 100 रुपए को आपने आके अपने घर पे रख दिया। करेक्ट। उसको ना आपने बैंक में डाला, ना आपने म्यूचुअल फंड में डाला, ना किसी और तरीके से उसका रूप आपने चेंज किया, उसको लॉन्डर किया। तो ना आपने प्रोजेक्ट किया, ना आपने उसको क्लेम किया एज अनटेंटेड। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता उस सिनेरियो में, वो पहले डेफिनेशन थी, अब उसको खत्म कर दिया। अब अमेंडमेंट आई और उस एक्सप्लेनेशन में एंड को और कर दिया। करेक्ट। तो यूज भी मनी लॉन्ड्रिंग बन गई, पोजेशन भी मनी लॉन्ड्रिंग बन गया विदाउट एनी फर्दर एक्ट। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आ गई है जिससे शेड्यूल ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग ओवरलैप हो गए। जैसे कि अब तक हम बेल के बारे में बात कर रहे थे, स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ना किए जाने के बारे में बात कर रहे थे, और तो और आपको किस कैपेसिटी में समन किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही एक और गंभीर इशू पर पीएमएलए के एक और सेक्शन को डिस्कस किया गया जो ईडी को इनॉर्मस पावर देता है। कपिल सिब्बल और मुदित जैन को कहते हुए सुना गया, वो उसके लिए सेक्शन 71 पे रिलाई करती है। पीएमएलए में एक सेक्शन डाला है कि पीएमएलए विल बी एप्लीकेबल इफ इट इज एप्लीकेबल। अगर कुछ कॉन्ट्रेरी है तो पीएमएलए लगेगा, नहीं तो कुछ और लग सकता है। देखो, आप लोग जैसे पहले कहा दर्शकों को कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यस सर। ठीक है ना। और अगर कोई पीएमएलए में ऐसा प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये प्रोसीजर है, चाहे टेक फॉर एग्जांपल सीजर। यस सर। सीजर का प्रोसीजर पीएमएलए में अलग है, ठीक है, तो फिर पीएमएलए का लगेगा। पीएमएलए का लगेगा, ठीक है ना। लेकिन समन्स के बारे में कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो सीआरपीसी होना चाहिए, बताना चाहिए अक्यूज्ड हो या विटनेस हो। और सीजर एंड सर्च का प्रोसीजर भी पीएमएलए में अलग है ना, अटैचमेंट का भी। हाँ, तो इसलिए 71 कहता है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां पीएमएलए लागू रहेगा, जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां सीआरपीसी लागू रहेगा। लेकिन विजय मदन लाल चौधरी ने यह कह कर दिया कि नहीं, जो भी ईडी करेगी वही प्रोसीजर सही है। तो ये तो एक बड़ी गंभीर बात है। इसी से कनेक्टेड एक और सीरियस इशू एडवोकेट मुदित जैन ने रेज किया कि अगर किसी को पीएमएलए में एक्यूज बनाया गया है तो उन्होंने जिसके साथ ट्रांजैक्शन करी है, बेशक उनका ऑफेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि कंटिन्यूड ऑफेंस का नाम पर भी लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है।
यानी कि अगर PMLA 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ है और आपने एक ऑफेंस 1990 में किया है और उन पैसों का घर बना लिया, आपने दूसरा शेड्यूल्ड ऑफेंस 2009 में किया, तो ईडी पहले वाले के लिए भी आपको लायबल बना सकती है, क्योंकि आप उस घर को यूज और पोजेस कर रहे हो। इस पे कपिल सिब्बल बड़े हैरान दिखे। इसी डिस्कशन के एंड होते हुए कपिल सिब्बल ने लॉयर्स के साथ कंपनीज पर PMLA कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात की, जिसमें ये हाईलाइट हुआ कि PMLA में अगर आप कंपनी से जुड़े भी हैं तो भी आपको 2 साल की जेल हो सकती है। ये नॉर्मल पीनल कोड से अलग है। PMLA में सप्लीमेंट्री कंप्लेंट और चार्जशीट फाइलिंग पर डिस्कस करते हुए सिब्बल ने एडवोकेट अर्शदीप से सवाल किया, जिसपे उन्होंने ईडी ये कैसे फाइल करती है उसके बारे में बताया। अब इन्होंने अमेंडमेंट में लेके आए हैं कि राइट टू फाइल सप्लीमेंट्री कंप्लेंट ईडी को ये दिया गया है। अब PMLA में प्रावधान ये अभी आया है जी। पर प्रैक्टिकली सर हम क्या देखते हैं, जैसे 173(8) जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट होती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में, वो उस चीज पे आती है जो कोई नया मटेरियल या कोई नया एविडेंस पुलिस को मिलता है या CBI या प्रेडिकेट डिफेंस एजेंसी को मिलता है। प्रैक्टिकली यहाँ देखते हैं कि ट्रांजैक्शन ईडी की नॉलेज में है, करेक्ट, पर उनको क्योंकि 60वें दिन पे चार्जशीट डालनी है ताकि उस आदमी को बेल ना मिले, करेक्ट, वो जिसे हम इनकम्प्लीट एक चार्जशीट, एक मुद्दा, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा कोर्ट में, बड़ा मुद्दा सर चल रहा है कोर्टों में। अभी ये डिसाइड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते, 60 दिन में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, उसको बेल नहीं मिलती, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन को चाहे 4 साल लगे, उस बेचारे को बेल नहीं मिलेगी। राइट टू स्पीडी ट्रायल सर आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट टू इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इसमें तो राइट टू स्पीडी प्रोसिक्यूशन है इसमें। और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं सर, ट्रायल तो क्या, इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो रही। एक 1.5 साल से लोग कस्टडी में हैं। मैंने सुना है कि लगभग केवल 25 केस हैं, लगभग 1100 केस फाइल हुए हैं PMLA के अंतर्गत, कोई 25 में से 24 की कन्विक्शन है, 25 का ट्रायल हुआ है। कितने साल हो गए? और इन्वेस्टिगेशन सर जो चलता रहता है उसका कोई भी लिमिट नहीं रहता है, बिकॉज जो ईडी करती है वो ये आज ऑफेंडर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो आज मैंने सपोज अर्शदीप जी को अरेस्ट किया तो मैं अर्शदीप जी के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल करूंगा विदिन 60 डेज। मुदित जी के बारे में मुझे पता होगा कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन करे हो सकते हैं, लेकिन मैं इनको छूंगा नहीं। उसके बाद मैंने इनको अरेस्ट किया और 60 दिन में, तो अर्शदीप जी तो बेचारे अभी भी जेल में रहे, और वो जब भी कुछ बोलना चाहे बेल में तो ईडी कहेगी मेरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी जारी है। मैंने किसी और का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जिन्होंने अर्शदीप जी का नाम लिया है, तो जो अर्शदीप जी ने पॉइंट्स लिए हों अपने फेवर में वो उससे कवर कर लेते हैं फ्रॉम अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, व्हिच अर्लियर वुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज अ शिफ्टिंग गोल पोस्ट, हम माने। ऐसे ही ईडी के एक्शंस और PMLA के मिसयूज पर बात करते हुए कपिल सिब्बल ने अपनी इस डिस्कशन को खत्म किया। सही इन्वेस्टिगेशन और बेल में होने वाली दखल पर बात करते हुए सिब्बल ने कई हाईलाइटिंग पॉइंट्स यंग लॉयर्स के साथ डिस्कस किए जो अपनी डेली प्रैक्टिस में ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपका इस डिस्कशन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शंस में बताएं एंड फॉलो लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।